हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिए गए इस रेड आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पांचल बहुत खुशी के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि आप लोग अगस्त तक वेट करिए, आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कल आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब पढ़ाई पे फोकस रखें, और पढ़ाई पे जब भी आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ याद रखें कि आप एक चीज़ जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको मोटिवेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी क्वायरी वहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ाएं जैसे हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं हमारे काम को। नहीं तो आप फीडबैक हमें दे सकते हैं कि सर आप टॉपिक वाइज पढ़ाएं। अगर ज़्यादा फीडबैक हमारे पास वैसी आती है तो हम टॉपिक वाइज ज़रूर आप लोगों को पढ़ाएंगे। और आप हमें ये भी कमेंट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम किस बारे में पढ़ाएं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असेसमेंट कंडक्ट करने का सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो कौन सा है। ठीक है, आकलन करने का। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे कि आकलन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। दूसरा है कि असेसमेंट जो है साल में 2 बार किया जाना चाहिए, एक आखिर में एक शुरू में। तीसरा है कि असेसमेंट जो है बाह्य एजेंसी यानी बाहर से किसी को बुला के किया जाना चाहिए। और चौथा है कि असेसमेंट जो है बच्चे के पोर्टफोलियो के आधार पे किया जाना चाहिए। तो पोर्टफोलियो तो ये होता है कि एक बच्चे ने एक ड्यूरेशन के दौरान क्या क्या अचीव किया है, कैसा उसने पार्टिसिपेशन लिया है किसी में। तो उस चीज़ का हम एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, जो जो बच्चे ने काम किए हैं। तो पोर्टफोलियो के बेस पे हम इवेल्युएट करने का एक ये भाग है, बाकी असेसमेंट इससे नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली आपका पहला होगा कि असेसमेंट इज़ एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। इसका रीज़न ये है कि आपको असेसमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन के बारे में मैं बताऊं तो असेसमेंट इज़ ऑलवेज डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन इज़ डन आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव कह रहा है असेसमेंट कंडक्ट करने का। तो ये जो बाकी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन से जुड़ी हुई हैं, कि बिगिनिंग में और एंड में करना, या एक्सटर्नल एजेंसी से कराना, या बच्चे के पोर्टफोलियो के आधार पे करना। तो जो आपका असेसमेंट है वो बेसिकली ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किया जाता है। तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा बार आ जाता है और ये मोस्टली बच्चों का गलती होता है। तो मैं आप इसके बारे में बता देता हूँ आपको, वर्टिकल स्टडी वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्टडी। इसको हिंदी में कहें तो वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत अध्ययन, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज अध्ययन। तो बेसिकली ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो वर्टिकल, इसमें जो आप ये देखोगे एरो, मतलब एक जगह से ऊपर जाना, सीढ़ियों का है ना, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना। तो इसका मतलब होता है कि एक स्टेप से आगे बढ़ना। मतलब अगर आप क ख ग सीख लिया आपने, नहीं तो उसके बाद उन क ख ग को यूज करके आप शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है, उन अक्षरों को जोड़कर आप शब्द बनाएंगे, फिर वाक्य बनाएंगे। दैट इज वर्टिकल स्टडी, है ना। कि आप लेवल अप करते हुए पढ़ते हैं, पहले लेवल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। ठीक है, आपने क ख सीखे, फिर आप उनसे शब्द बनाएंगे, फिर वाक्य बनाएंगे, फिर मात्राओं का यूज करेंगे। मतलब ये क्या है, ये वर्टिकल हो रहा है ना, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हो। तो डेट इज कॉल्ड वर्टिकल स्टडी। और हॉरिजॉन्टल स्टडी में क्या होता है कि आप लेवल अप नहीं करते हो, उससे जुड़ी हुई चीजें पढ़ लेते हो। अब ये क्या होता है, देखो ये ऐसे हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल स्टडी मतलब कि आपने क ख ग सीखे, तो आप क ख ग पे ही अटके अभी हैं। आप शब्द बनाना नहीं सीख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उन क से बनने वाले शब्दों के आपने उदाहरण ले लिए, है ना। क्योंकि आपको जो क ख ग उनकी पहचान, उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, आप वही सीख रहे हैं। मीन्स आप उससे रिलेटेड ही चीजें करेंगे, आप अपने लेवल को अप नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आप करेंगे। चाहे वो लाभ हानि में कैसे यूज होता है, डिस्काउंट में कैसे यूज होता है, दैट मीन्स वो परसेंटेज से जुड़ा हुआ कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, उसमें लेवल अप नहीं होगा, बस उससे ही जुड़ी हुई चीजें होंगी। वर्टिकल में आप एक स्टेप ऊपर कर देंगे। ठीक है, क ख ग सीखे, फिर आपने वाक्य बनाने शुरू किए,
दैट इज वर्टिकल स्टडी, आप लेवल अप कर गए। और हॉरिजॉन्टल मतलब कि आप उससे ही जुड़े हुए चीज रखेंगे, स्टेप अपना जो लेवल है वो अप नहीं करेंगे, है ना। क ख ग आपने बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा, फिर उससे जुड़े हुए जो चीजें हैं, जो शब्द हैं, आपने कहा कि क किस किस वर्ड में आता है, ख किस किस वर्ड में आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्टडी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुरेश एक लड़का है जिसको एक शांत कमरे में पढ़ना पसंद है, जबकि राहुल एक बच्चा है जिसको ग्रुप में पढ़ना पसंद है। तो ये जो डिफरेंस है ये इन दोनों के बीच में किस वजह से है? तो एप्टीट्यूड की वजह से है, एटीट्यूड की वजह से है, लर्निंग स्टाइल की वजह से है, लेवल ऑफ अटेंशन की वजह से है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो लर्निंग स्टाइल होगा, कि पढ़ने का हमारा तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई शोर शराबे में भी पढ़ सकता है, किसके पढ़ने के लिए शांत कमरा चाहिए। अब इनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड क्यों नहीं होगा? देखिए, एटीट्यूड तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आपका दृष्टिकोण ही हो गया, वो तो खत्म। बात रहेगी एप्टीट्यूड पे कि एप्टीट्यूड क्यों नहीं होगा। एप्टीट्यूड इसका तब होता जब ये कहा जाता कि उसको शांत कमरे में पढ़ना पसंद है, तो ऐसा क्या करे जो उसको शांत कमरा मिले। समझे मेरी बात? क्योंकि जब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, एप्टीट्यूड मतलब टू टैकल विद समथिंग, है ना। किसी चीज को किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की आपकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कहते हैं, है ना। अगर उसके सामने प्रॉब्लम होती, उस बच्चे के सामने, कि यार मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, और जैसे पढ़ना चाहता हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जो खाली कमरे में मैं पढ़ूँ, तो मुझे वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर उस प्रॉब्लम होता है कि वो उसको शांत कमरे में पढ़ना पसंद है, तो ऐसा क्या करे जिसको शांत कमरा मिल जाए। अगर क्वेश्चन ये होता तो आपका आंसर होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, पर यहाँ पे दो अलग अलग बच्चों के उदाहरण दिए गए हैं जो दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो लर्निंग स्टाइल होगा। ठीक है जी। हाँ भाई, अगला है आपका केस स्टडी वर्सेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। तो केस स्टडी बेसिकली क्या होता है, किसी बच्चे का जो डेप्थ में हम किसी की स्टडी करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती है बेसिकली, कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा। बच्चा अगर परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है तो क्यों रहा, उसको बैकग्राउंड कैसा मिला, उसको बैक कैसा मिला, नहीं। और बच्चा अगर स्टडी में बेकार है तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि बच्चों को अगर पालन पोषण ठीक नहीं मिला, मम्मी पापा की लड़ाई रहती है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में होता है कि हम थोड़ा उसको ऐसे टाइप में लिखते हैं पूरा बड़ा, कि भाई ऐसा क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या है, या फ्यूचर में क्या उसको रेमेडीज दी जा सकती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में बेसिकली क्वेश्चन सीरीज होती है 400-500 क्वेश्चंस की, जिसमें आप उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप उसको केस स्टडी नहीं कर सकते। जैसे आप उससे बेसिक चीज़ें पूछते हैं और उनके आंसर हाँ, ना या नॉट श्योर अबाउट दैट ऐसे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको बात बात पे गुस्सा आता है, हाँ, ना या पता नहीं। ठीक है, आपको लड़ना पसंद है। ठीक है, आप बात बात पे छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। आपको क्या खाना पसंद है, क्या आप लोगों की हेल्प कर पाते हैं, है ना। आप शाय किस्म के हैं, आप अच्छे से अननोन जगह पे दोस्त बना पाते हैं। तो ये क्या है, हम सिर्फ उसके बारे नेचर के बारे में जान रहे हैं, उसकी वूल पर्सनैलिटी के बारे में, या उसको क्या प्रॉब्लम है उसके डेप्थ में स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, नहीं। उसके सिर्फ बिहेवियर के बारे में जानना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। और केस स्टडी में उसका पूरा ही डेप्थ और डिस्क्रिप्टिव अध्ययन होता है, वहाँ पे यस, नो और नॉट श्योर अबाउट वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये कहता है कि विच वन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। ये कहता है कि हम अगर बुक बनाते हैं प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिक्स की, तो उसमें सबसे जो बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी विशेषता उस किताब की क्या होगी। तो यहाँ पे है कि द कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कंटेक्स्ट, यानी जो हमारे जो कंसेप्ट हैं वो हम संदर्भों में उनका जो है इंट्रोड्यूस करें, किसी चीज़ से जोड़ के उनको बताएं। दूसरा है वो अट्रैक्टिव और कलरफुल हो। तीसरा है कि उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हों, अभ्यास हो, जिससे हम अपनी कमांड कर सकें उन चीज़ों पे। चौथा है कि वो मोटी हो और उसमें जो अक्षर हैं वो थोड़े मोटे हों। अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट की बात करता है तो यहाँ पे आपका होगा जो कंसेप्ट है आपका, वो कंटेक्स्ट के थ्रू दिया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि आप विषय पे कमांड हो ना हो, पर आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, आपने डाइट में माइक्रो टीचिंग की होगी, है ना, वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होता है कि आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं बच्चों को, अपना नहीं,
टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो आप हमेशा क्या करते हो, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे हो तो आप क्या करते हो कि बच्चों आपकी छुट्टियां खत्म हो गई तो आप इन छुट्टियों में कहाँ गए थे। दैट मीन्स आप उसको पहले डेली लाइफ से रिलेट करते हो और इनडायरेक्टली उनको टॉपिक पे लेके आते हो। ये क्या है कि कंटेक्स्ट, संदर्भ से जोड़ के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। तो सबसे मेन बात भी मैथमेटिक्स में यही होती है कि आप प्लस माइनस सिखा रहे हो तो आप कैसे बताओगे, यही तो बताओगे ना कि मान लो बेटा आपके पास है ना 4 संतरे हैं और आपके 2 दोस्त भूखे हैं, आपने 2 उनको दे दिए तो कितने बचे, 2 बचे। तो क्या कर रहे हो आप, उसको जोड़ोगे कंटेक्स्ट से, किसी चीज से, उसको एनवायरमेंट से जोड़ोगे। एनसीएफ 2005 भी यही चीज कहती है। और जो बाकी चीजें वो क्यों नहीं होंगी, देखो अट्रैक्टिव एंड कलरफुल बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो या वो बड़े फंट हो उसमें या मोटी किताब हो, ये सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 3 चीजें दी होती और चौथा ऑप्शन होता कि ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, तो आप वो करेक्ट करते, क्योंकि उनके साथ साथ ये भी चीज है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछ रहा है ना। अगर किताब अट्रैक्टिव हो या मोटी हो या अक्षर उसमें बड़े बड़े हो या अभ्यास एक्सरसाइज ज्यादा हो, पर उसका फायदा ही क्या है जब उसमें जो कंटेस्ट है, जो बताना चाह रहे हैं, कंसेप्ट जो क्लियर करना चाह रहे हैं, बच्चे को वही नहीं पता कि आप उसमें बता क्या रहे हो, तो उसका फायदा क्या है, चाहे वो कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। नहीं, वो तो फिर पेज पलटने वाला काम हो जाता है कि भाई पिक्चर्स देखी पेज पलटा, पिक्चर्स देखी पेज पलटा, वो नहीं होता। ठीक है जी। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहले आप कंसेप्ट को बच्चे को क्लियर करेंगे कि वो कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ओहो, ट्रायल एंड एरर वर्सेस इनसाइट लर्निंग, इसको हिंदी में कहते हैं कि प्रयास एंड त्रुटि, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। बेसिकली इसमें क्या अंतर है, इसमें दोस्तों बेसिकली अंतर है कि ट्रायल एंड एरर जो आपकी थ्योरी है, प्रयास और त्रुटि जो आपका सिद्धांत है, वो बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड पे चलता है, तुक्का मेथड पे। ठीक है, कि आप वो बिल्ली जो उस पे प्रयोग कर रहे थे, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था उस बिल्ली के ऊपर, उसमें क्या था कि वो अपने दिमाग का यूज नहीं कर रही है, वो सिर्फ ऐसे ही मुंह उठा के इधर उधर पैर मार रही है, गलती से लग गया उस पे तो दरवाजा खुल जाता है और उसको जो मछली का टुकड़ा वो मिल जाता है। ठीक है, ये क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का मेथड है कि तुक्का लग गया तो ठीक है, जैसे जैसे तुक्का लगता गया लगता गया लगता गया उसकी गलतियां कम होती गई। पर इनसाइट लर्निंग में ऐसा नहीं है। इनसाइट लर्निंग का मतलब होता है, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि कहती है कि किसी चीज का जो सॉल्यूशन है वो अचानक से मन में आ जाना। जब साइंटिस्ट होता है कोई भी, जो बड़ी खोज करते हैं, वो क्या होता है, वो शांत बैठे रहेंगे, विचार करते रहेंगे, एकदम से उनके मन में आ जाएगा कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। तो इनसाइट लर्निंग बेसिकली तुक्का मेथड पे ना होकर के वो आपकी अंतर्दृष्टि पर बेस्ड है, आपकी मेंटलिटी पे है कि आप जो भी चीज को आंसर करो वो अपनी मेंटलिटी का यूज करते हुए करो। है ना, कोहलर और व्लादिमीर ने यही बोला था कि जो मनुष्य हैं उनके पास अपनी बुद्धि है। ठीक है, और आप उसी बुद्धि का यूज करते हुए किसी चीज को सीखें। ठीक है, तो क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन में भी ऐसा ही होता है कि जब बिल्कुल छोटी क्लास है तो ट्रायल एंड एरर होने दो, प्रयास और त्रुटि बच्चे को करने दो, सीखने दो, करने दो, गलतियां सीखने दो। पर जैसे थोड़ा अपर लेवल में आ जाए तो आप उसको इनसाइट लर्निंग के लिए मोटिवेट करेंगे कि भाई वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भी उन चीज़ों को सीखे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जाता है कि एक बच्चा ऐसा है, ठीक है, वो जो है ना चीज़ों को सीख लेता है पर वो अपने दिमाग से सीखता है ना, या अपनी बुद्धि का यूज करते हुए सीखता है, आप उसको ऐसा कुछ सिखाना चाहते हो जिसमें उसकी बुद्धि का प्रयोग हो, तो आप कौन सी थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो इनसाइट होगी। और प्राइमरी लेवल पे कौन सी होगी, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चे मेंटलिटी का ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो कि डिटेल बेस भी पक्का दे सकती है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि हम अगला टॉपिक किस चीज़ पे बनाएं, ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज बनाते रहें या टॉपिक वाइज पढ़ाएं। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। हम जल्दी ही आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।